नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज। तो आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और फिलिपींस के बीच जो तीसरा युद्ध स्टार्ट हुआ है शनिवार रात में, आखिर क्यों स्टार्ट हुआ है इससे रिलेटेड हम बात करने के लिए आरजे कंसेप्ट क्लास के डायरेक्टर राहुल सर से जानेंगे। सर, इजराइल vs फिलिपींस का जो युद्ध 1948 के बाद पहली बार जो हुआ है, क्यों आगाज हो गया है, क्या उसका भारत पर भी प्रभाव पड़ सकता है, उसमें भारत सरकार का क्या योगदान रह सकता है। तो पहले तो सर हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका भी आरजे कॉन्सेप्ट में स्वागत है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि 1948 के बाद ये युद्ध पहली बार नहीं हुई है जी। ये 1948 में इजराइल के बनने के परिणाम स्वरूप ये युद्ध समय समय पे होता था जी। और जो युद्ध की स्थिति अभी बनी हुई है यही लगभग स्थिति 1967 में बनी। तो थोड़ा सा मैं कुछ इतिहास को बताऊं कि इजराइल का स्वरूप कैसे था, क्या था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में भी कहीं ना कहीं यहूदी यानी इजराइल का संबंध रहा है, दूसरा विश्व युद्ध में भी रहा है, और अगर तीसरा विश्व युद्ध कहीं हो तो उसका भी ओरिजिन मेरे अनुसार कहीं ना कहीं इजरायली हो। क्यों होगा, थोड़ा समझते हैं ओरिजिन को। यहूदी अभी भी वर्तमान में पूरे विश्व के सभी जो सर्वश्रेष्ठ वर्ग हैं वो यहूदी ही हैं। आप कोई भी देश चले जाइए, उसके जो प्रभावशाली लोग हैं यहूदी हैं। पहले के ज़माने में जितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे यहूदी साइंटिस्टों को ही दिए जाते थे। अब ये कारण क्या है, इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं बौद्धिक चेतना का विकास उनमें ज़्यादा हो या जो भी हो, वो अलग मुद्दा की विषय है। हम टॉपिक पे आते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था 1914 से 1918 के दौरान, तो उस समय यहूदी लोगों ने मित्र राष्ट्र को सपोर्ट किया। मित्र राष्ट्र का सपोर्ट किया, जिसके परिणाम से 1917 में युद्ध के दौरान ही उन्होंने एक अलग यहूदी राष्ट्र की मांग की, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, हाँ, एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ टर्की को लेना चाहेंगे हम, जो उसको अभी तुर्की कहते हैं, जो उसको पहले तुर्की या फिर टर्की कहते थे इंग्लिश में। तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का जो रवैया था वो कहीं ना कहीं, चूँकि ओटोमन साम्राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा था तुर्की, या तो जिस कारण से उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था पूरे लगभग मध्य जो क्षेत्र थे हमारे, जो दुनिया के मध्य क्षेत्र हैं, इसको हम लोग मध्य क्षेत्र भी कह सकते हैं, या कहें इसको वेस्ट एशिया भी, इसको हम लोग वेस्ट पार्ट भी कह सकते हैं इसका, ठीक है। और मिडिल ईस्ट कहते हैं इसको, वेस्ट एशिया या फिर मिडिल ईस्ट कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कैसे समझिए आप लोग। तो 1917 में जो ये अलग मांग रखा था उससे पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध के समय जब यहूदियों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हिटलर ने किया, तो एक यहूदियों के प्रति एक सहानुभूति का लहर जब प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो ब्रिटेन के जो क्षेत्र थे, जो वर्तमान में फ़लस्तीन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, उसका जड़ को समझिए। तो फ़लस्तीन के जो प्रभावशाली क्षेत्र थे वो ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र थे। तो 1948 में उस फ़लस्तीन के क्षेत्र को कुछ लेकर के एक नए राष्ट्र, यहूदी राष्ट्र इजराइल का नींव रखा गया, जिसमें ब्रिटेन अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पे धर्म के आधार पर यहूदी का निर्माण किया गया। अब इस भूमि को समझिएगा, एशिया का इसको पालनी कहते हैं। पालनी क्यों कहते हैं? क्योंकि मानव का विकास तो कहीं ना कहीं अफ्रीका में हुआ, लेकिन मानव सभ्यता का विकास सबसे पहले इसी क्षेत्रों में हुआ है। अब कोई सा भी सभ्यता नहीं, कोई सा इसी जो मध्य एशिया है, या इसको ये जो पार्ट है मेडिटेरियन भूमध्य सागर का जो पार्ट है, जितने भी सभ्यता है उसका भी निर्माण इसी क्षेत्र में सबसे पहले हुआ। चाहे आप जो है इराक की सभ्यता कहते हैं, ठीक है, जिसको मेसोपोटामिक सभ्यता कहते हैं। दूसरा यहाँ पे मिस्र की सभ्यता को आप ले सकते हैं। तो सभी सभ्यता का प्रारंभ निर्माण यही होता है। इसके बाद सभ्यता के साथ साथ जितने भी धर्म है ना, अगर हिंदू धर्म को छोड़ दिया तो मैक्सिमम धर्म का ओरिजिन यही है। और एक बार आप जान लीजिए जानकारी के लिए, सभी धर्म का ओरिजिन एशिया ही रहा है। अगर आप बात करते हैं एक हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो इसके स्वरूप है वो तो यहाँ पे है। उसके अलावा अगर धर्म की बात हम करते हैं तो चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो क्या कहते हैं मुस्लिम हो, ये सभी का ओरिजिन जो है यही क्षेत्र है, ठीक है। और दूसरी बात आप जान लीजिए, अगर पारसी की थोड़ा हम साइड करें तो यहूदी, इस्लाम और ईसाई, इन सबको अब्राहम के ही एक अगले विरासत रूप में हम लोग सभी धर्म को जानते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि 1948 में जब यहाँ पे एक अलग इजराइल देश का निर्माण किया गया, तो उस समय इजराइल वो स्वरूप में बहुत छोटा था, क्षेत्रफल में बहुत छोटा इजराइल था, ठीक है। लेकिन एक क्रमिक युद्ध के रूप में ये अपना क्षेत्र का विस्तार करता है, और पूरे दुनिया के जो यहूदी लोग थे वो अपना अपना रुपए लेकर के यहाँ पे जमीन खरीदना शुरू किए। और जो फ़लस्तीन के लोग थे गरीब थे,
तो फलस्तीन का जमीन को इजराइल लोगों ने पैसे दे करके, जबरदस्ती पहले नहीं, पैसे दे करके फलस्तीन की जमीन को यहूदी लोगों ने खरीदना शुरू किया और पूरे दुनिया के यहूदी लोग यहाँ पे अपना जमीन लेकर के अपना एक आश्रय फिक्स किया इजराइल में, क्योंकि धन पे पे देश बना था। अब मैंने पहले भी कहा दिया कि यहूदी बहुत ही मतलब एक इलाइट ग्रुप है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो अब देखिए अगर बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो ये इजराइल का निर्माण 1948 में हुआ। इसके बाद समय समय पे इजराइल अपना क्षेत्र का विस्तार किया और अभी जो आप कंडीशन देख रहे हैं, जो वर्तमान कंडीशन की बात करें तो इजराइल का इस स्वरूप को देखिए। ये जो इजराइल दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ये जो मेरा वेस्ट बैंक वाला पार्ट है, यहाँ पे ये जो है आपको फलस्तीन है वर्तमान का, और फलस्तीन का कुछ हिस्सा यहाँ पे गाजा पट्टी यहाँ पे है, जो भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी वाला हिस्सा है, ठीक है। और यहीं पे एक आपको जेरूशलम है। तो जेरूशलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जेरूशलम का संबंध मुख्यतः 3 धर्म से है। यहीं पे ईसा मसीह के बारे में का भी यहाँ का संबंध ईसा मसीह से भी है। यहाँ के बारे में कहते हैं दुनिया का तीसरी बड़ी मस्जिद, पहला मक्का फिर मदीना, तीसरा अल-अक्सा मस्जिद जेरूशलम में। और यहूदी का जो एक वाल है, जो दीवार है, जो पहले मंदिर हुआ करता था, बाद में नष्ट होने का एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है, वो भी जेरूशलम में ही है। इसी कारण से जेरूशलम को लेकर के थोड़ा खींचतान चलता रहता है, ठीक है। अभी भी वर्तमान में अगर देखिएगा तो इजराइल अपना राजधानी जेरूशलम कहता है। जितने भी राजनयिक हैं जो इजराइल के अधीन जेरूशलम को नहीं मानते हैं, वो अपना जो राजनयिक है यानी कि एम्बेसडर है वो तेल अवीव में है। तेल अवीव है, जेरूशलम को अपना राजधानी इजराइल मानता है। ये सभी देश इसको मान्यता नहीं देते हैं, इसलिए अपने राजनयिक को कहाँ रखते हैं? तेल अवीव में। तो अब अगर वर्तमान स्वरूप देखिएगा तो अब जो अभी का स्थिति है ये वही स्थिति है जो 1967 का स्थिति था। 6 दिन युद्ध चला था और वो 6 दिन का जो युद्ध था, क्या कहते हैं, जो पूरा अरब और इजराइल के बीच था, अरब वर्सेस इजराइल कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोकेशन ध्यान से देखिएगा तो इस 6 दिन के युद्ध में, जो जून के महीने में चला 67 में, इसमें इजराइल, आप ध्यान रखिए इजराइल का सीमा भी मिलता है क्या कहते हैं इजिप्ट से। इसमें इजराइल के खिलाफ इजिप्ट यानी मिस्र, इसके बाद इराक, और इराक के हिस्से में छोटा क्षेत्र कुवैत, इराक, मिस्र। इसके बाद कुछ हद तक सऊदी अरबिया, सीरिया, ठीक है, ये, और कुछ हद तक आप लेबनान कह सकते हैं। इन सभी देशों ने एक साथ युद्ध छड़ा, लेकिन परिणाम क्या है? इजराइल की जीत हुई। और इस जीत के साथ जो मिस्र का सिनाई पेनिनसुला था, सिनाई प्रायद्वीप था, उनको इसने ले लिया। वेस्ट बैंक जो फलस्तीन में कुछ हिस्सा उसका ले लिया। और यहाँ पे गोलन हाइट, जो कि आपको गोलन हाइट की बात कीजिएगा तो वो जो यहाँ पे अगर लोकेशन ध्यान से देखिएगा, ये लोकेशन जॉर्डन का है। जॉर्डन का जो हिस्सा है गोलन हाइट, ये भी इस पे अपना अधिकार इसे जमा लिया, इजराइल ने जमा दिया। बट समय के साथ मिस्र के साथ इसका संबंध अच्छा हुआ 1973 के आसपास, युद्ध के पश्चात। लेकिन तो वहाँ पे क्या होता है कि सिनाई पेनिनसुला यानी सिनाई प्रायद्वीप जो है वो मिस्र को वापस कर दिया और गोलन हाइट का कुछ हिस्सा जॉर्डन को दे दिया। और वर्तमान ये स्वरूप मेरा है। यहाँ पे थोड़ा फलस्तीन है, यहाँ पे फलस्तीन है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक देश है, ठीक है। उस देश को अगर ध्यान से देखेंगे तो लेबनान यहाँ पे है, यहाँ पे लेबनान है, लेबनान यहाँ पे है। तो अभी आप क्या देख रहे हैं? अभी आप देख रहे हैं कि इजराइल पे फलस्तीन ने जो भी अपना क्षेत्र अपने अधीन ले लिया, उसका परिणाम क्या हुआ? पहले एक घटना जान लीजिए। कुछ दिन पहले कुछ एक मंत्री थे इजराइल के, जिन्होंने बंदूक यानी पिस्टल या कोई और जो भी सा बंदूक हो, वो अल-अक्सा मस्जिद के आसपास के परिसर में उसने फहराया था। उसके खिलाफ जितने भी मुस्लिम देश है सब संगठित हो गए। उसका संगठन का परिणाम आपको देखने को मिलेगा, या संगठित स्वरूप को देखने को क्या मिलेगा कि जो यहाँ पे जो फलस्तीन है वहाँ पे एक हमास नाम का एक आतंकवादी संगठन हमास। तो हमास ने क्या किया, जो कि कहता था कि मेरे के जो विद्रोही उसके पास रुपए देने को नहीं है, वो संगठित होकर के उन्होंने गाजा पट्टी से और यहाँ से जो गोलन हाइट का जो हिस्सा है, यहाँ से अंधाधुंध ये जो रॉकेट फायरिंग करना शुरू कर दिया। और एक घटना और जान लीजिए, इजराइल जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, उसका एक आयरन टॉम एक सुरक्षा प्रणाली है। आयरन टॉम क्या होता है कि आयरन टॉम के जब अगर क्षेत्र में सुरक्षा प्रणाली अगर है तो उसका परिणाम क्या, कोई भी अगर रॉकेट लॉन्च करेगा तो आयरन टॉम जो है डिटेक्ट करके उसको ऊपर में नष्ट कर देगा।
उसका प्रभाव उस क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे वो मतलब भेजा जा रहा है रॉकेट को। तो लेकिन एक बड़ा मुद्दा का विषय है, प्रारंभिक चरण में अचानक जब हमला किया हमास ने, तो प्रारंभ में कुछ नुकसान देखने को मिला, बहुत सारे रॉकेट उसके इजराइल के भूमि पर पड़े। तो ये एक बड़ा मुद्दा का विषय है कि जो आयरन टॉम्स जो कहा जाता है कि 90% तक जो उसके मिसाइल के जो हमला होते हैं उसको वो अंतरिक्ष मतलब आकाश में इसको क्या नष्ट कर देते हैं, आखिर वो नष्ट क्यों नहीं कर पाया, एक बड़ा एक रिसर्च का विषय है। दूसरा जो एक उसका संगठन है मोसाद, ऐसा कहा जाता है कि मोसाद इतना एक्टिव एक क्या कहते हैं गुप्तचर एजेंसी है कि पूरे इजराइल की जो यहूदी महिला है पूरे विश्व में घूमती है, देखो अकेले घूमती है। यदि एक महिला को भी किसी ने अगर उसके पर कुछ हमला या फिर कुछ घटना उसके साथ किया तो इजरायली मोसाद उसको किसी भी देश में खोज कर उसको मारेगा। ये एक मोसाद की एक विशेषता है। लेकिन आखिर इतना बड़ा एक उसका गुप्तचर एजेंसी कैसे असफल हो गया, ये मुद्दा का विषय है पहला मोसाद। दूसरा मुद्दा का विषय है कि उसका जो आयरन टॉम उसका सुरक्षा प्रणाली है वो कैसे ध्वस्त हुआ। हालांकि उसके बाद अभी वर्तमान अगर स्वरूप देखिएगा, अभी आज की जो स्थिति है उसका है कि उसके बाद उसने फिर कमबैक किया, बहुत सारे जो मिसाइल अटैक को उसने ध्वस्त किया, लेकिन प्रारंभिक चरण में क्यों नहीं किया, इस पर हम लोग बाद में आएंगे। तो ये जो अभी हो रहा है, तो जैसे ही इसने हमला किया यहाँ से फलस्तीनियों समर्थित संगठन हमास ने, उसके तुरंत परिणामस्वरूप जो यहाँ पे लेबनान है वहाँ के भी आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह ने उन्होंने क्या किया, वो भी मोटार से हमला करना शुरू कर दिया है। तो अब हमको 1967 का स्वरूप देखने को मिल रहा है। अब कुछ दिन दूर नहीं है जब ईरान भी इसमें कूदेगा, कतर भी इसमें कूदेगा। लोकेशन अगर ध्यान से देखते हैं तो ये ईरान है, और ईरान का संबंध कभी भी इजराइल से अच्छा नहीं रहा। इजराइल तो वैसे इसमें आपको दिखेगा नहीं, इतना छोटा सा देश है, और इसकी सुरक्षा प्रणाली बहुत ही मजबूत है, इसीलिए इतने इस्लामिक देशों के बीच ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये ईरान भी बहुत जल्द कूदने वाला है, और यहाँ पे ईरान के साथ साथ आपको बहुत जल्दी कतर भी कूदने वाला है, और उसके बाद हमको लगता है बहुत जल्द तुर्की भी कूदने वाला है। हालांकि तुर्की कह रहा है निष्पक्ष है, लेकिन निष्पक्ष रहने वाला तुर्की है नहीं, तुर्की बहुत जल्द इसमें कूदने वाला है। और अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि दक्षिण हिस्सों से हमला हो रहा है हमास का, फलस्तीनियों का, और उत्तर हिस्सा से हमला हो रहा है किसका, लेबनान का। वहाँ के जो आतंकवादी संगठनों का हमला हो रहा है, निरंतर हो रहा है। अब इजराइल को जानते ही हैं, मैंने क्या कहा, यदि किसी एक महिला को किसी भी देश में यदि क्षति पहुंचाया गया तो ये मोसाद, उसकी सुरक्षा या उसकी गुप्तचर एजेंसी जो संस्था है वो खोज कर उसको मार दिया। सर भारत सरकार को अब क्या इस पे एक्शन? तो पहले एक चीज मैं खत्म करना चाहूँगा स्वरूप को। तो 1967 का जो है ये स्वरूप हमको देखने को मिल रहा, बहुत जल्द इसमें कतर आएंगे, क्योंकि अभी एक साथ दो आ गए हैं, फलस्तीन और ऊपर से लेबनान आ चुके हैं। बहुत जल्द इसमें कतर आएंगे, ईरान आएंगे, तुर्की आएंगे, और बाकी देश भी कूदेंगे। और इसके साथ साथ एक दो मुद्दा और जान लीजिए, अभी कन्फ्लिक्ट आप जान रहे हैं कि बहुत दिनों से यूक्रेन और रूस के बाद चल रहा है, ये भी कन्फ्लिक्ट जोन है, ये भी कन्फ्लिक्ट जोन बन चुका है। और आप जान रहे हैं कि अभी ये ताइवान जो यहाँ पे है, जो पहले चाइना हुआ करता था, तो ताइवान और चाइना के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब देखिए ध्यान से, चाइना और ताइवान भी चल रहा है, यहाँ पे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा है पहले से ही, ये कन्फ्लिक्ट जोन में पहले से ही है। इंडिया का ऑलरेडी कनाडा के साथ मतभेद जो कहिए चल रहा है, और इंडिया का चाइना और पाकिस्तान के साथ तो बोलने की जरूरत हम लोग को है ही नहीं, क्या कैसा संबंध रहा है, ठीक है। और ये सब देखने को जो मिल रहा है कि एक साथ वर्ल्ड में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट जोन तैयार हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की ओर संभवतः ना ले जाए, जिसका डर बना हुआ है वर्ल्ड में। हाँ, प्रश्न करिए अपना। भारत सरकार पे जो है ना, भारत सरकार को इस पे क्या अपना एक्शन लेना चाहिए, कि वहाँ के भारतीय मूल भी वहाँ पर रह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो दो स्टेप की बात करें, पहला तात्कालिक फिर दीर्घकालिक। तात्कालिक की बात करेंगे, जितने भी हमारे वहाँ पे भारत से गए भारतीय नागरिक या भारतीय नागरिक जो वहाँ फंसे हुए हैं, तो देखिए भारत के बारे में बता दें, भारत का अभी इस्लामिक देशों के साथ जितना अच्छा संबंध अभी वर्तमान में स्थापित है, उतना अच्छा संबंध शायद पहले कभी नहीं रहा हो। हालांकि बहुत लोग हमारे इस बात से सहमत नहीं होंगे, तो जाके थोड़ा रिसर्च अच्छे से कर लीजिएगा, तो आपको मेरी बात में सहमति धीरे धीरे आपको दिखने लगेगी। क्योंकि
वर्तमान स्वरूप ये है कि जब एक समय था जब भारत के नाम पे पाकिस्तान सब इस्लामिक देश को संगठित करके रखता था, आज वह सभी देश भारत के साथ खड़ा है। तो अगर आपको पहले की घटना, कुछ पहले की घटना देख सकते हैं, 2-4-5 साल पहले की घटना, ऐसा बहुत सारा हुआ है जब भारत के मतलब जो भी हमारे मतलब पदाधिकारी हैं, उन्होंने या भारतीय विदेश नीति के तहत बहुत सारे लोगों को लाए हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब से मेरा संबंध अच्छा है, इराक से संबंध अच्छा है, मिस्र से संबंध अच्छा है। पिछला गणतंत्र दिवस से मिस्र के ही राष्ट्रपति आए। इसके बाद मेरा सऊदी अरबिया से के साथ साथ यूएई से अच्छा संबंध है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ घटनाएं होती है और ईरान से संबंध भारत का जगजाहिर है, शुरू से अच्छा रहा है। तो भारतीय नागरिक जो भी फंसे हुए हैं तो कहीं ना कहीं पूर्णतः तो नहीं निकल पाएंगे, लेकिन जो भी निकालने का प्रयास भारत सरकार कर रहे होंगे तो उसमें सभी देशों का सहयोग जरूर प्राप्त होगा। लोकसभा 2024 में इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए भाई, पॉलिटिकल इशू ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, पर एक ही बात बोलेंगे भाई साहब। अभी जो ये जो जोन तैयार हो रहा है, ताइवान वर्सेस चाइना, नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया, इजराइल वर्सेस बाकी अरबिक कंट्री, इसके बाद रशिया और यूक्रेन के बीच कंफ्लिक्ट पहले से चल ही रहा है, अभी राजनीतिक विवाद प्रारंभ हो ही गया है। तो मैं आपको लोकसभा चुनाव से पहले कुछ चीज़ मैं चेतावनी देना चाहता हूँ और मैं निवेदन करना चाहता हूँ भारतीय लोगों से, कुछ चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी भारत में भी आर्यन वर्सेस तमिल कंफ्लिक्ट हो चुका है। खालिस्तान का भी एक स्वरूप देखने को मिल रहा है, जो पाकिस्तान और कनाडा समर्थित खालिस्तान संगठन जो है किस तरह एक्टिव हुआ है और किस तरह भारतीय को अन्य देशों में टारगेट कर रहे हैं, वो तो आप जगजाहिर देख ही रहे हैं। और भारत माओवादियों से त्रस्त है, जो आज सोए हुए अवस्था में है या फिर कहिए कि अभी शांत अवस्था में है। कब माओवादी फिर से एक्टिव हो जाए, मौका को देखते हुए कोई नहीं जानता है। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम सब कुछ जान ही रहे हैं। तो हम लोग जैसे जो बुद्धिजीवी या जो समझदार नागरिक हैं, उनसे निवेदन है कि गलतफहमियों को ना प्रसारित किया जाए और भारत 2024 में लोकसभा के दौरान जातिवाद और धर्म के लेकर कहीं ना बटे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ कुछ कैसा माहौल बन रहा आप देख ही सकते हैं। खालिस्तान, आर्यन वर्सेस तमिल कल्चर, नॉर्थ ईस्ट को लेकर समस्या हो रही है। माओवादी कब जग उठे कोई नहीं जानता है। तो इसलिए 2024 में मैं निवेदन करूंगा कि अभी चूंकि विश्व में एक अलग दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं जो तीसरा विश्व युद्ध का आगाज की ओर ले जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे और जो है ये आर्य और तमिल संस्कृति को लेकर के, संस्कृति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे यदि राजनेता बांटना भी चाहे तो बंटने का प्रयास मत करिएगा। क्योंकि जब कभी कुछ होगा और चाइना और जब क्या कहते हैं पाकिस्तान का एक साथ, अभी देख रहे हैं ना, एक साथ डबल हमला हो गया। जैसे हमला किया फलस्तीन में, तुरंत लबनान ने अपना बदला लेने के लिए हमला कर दिया, बाकी देश कूदने वाले हैं। तो अगर कुछ भी होता है इसमें क्या लगता है, पाकिस्तान साथ बैठेगा क्या? पाकिस्तान हमला करेगा और चाइना साथ बैठेगा, वो भी हमला करेगा। और जब हम पहले से जाति में, धर्म में, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, खान पीन के आधार पे, रहन सहन के आधार पे पहले से बंट जाएंगे तो फिर आप सोच सकते हैं खंडित और इस तरह से बटे हुए लोगों को हमला करना इन लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, ये सब जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। जो जानकारी दी है इनमें आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट, भारत सरकार को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि सभी देश में भारतीय मूल के निवासी लोग रहते हैं। तो आप लोग जो भी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।